नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर सेगमेंट के अंतर्गत 27 और 28 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का पर डिस्कशन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने फसलों की सुरक्षा हेतु बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी मद्रास। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आईआईटी कानपुर। इस प्रश्न से संबंधित मुख्य पॉइंट्स हैं। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक नैनो पार्टिकल्स आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बेनाइड मेटाबोलाइट विकसित किया है। क्या नाम है इसका? बायोडिग्रेडेबल कार्बेनाइड मेटाबोलाइट। इसका उपयोग रसायन आधारित कीटनाशकों के स्थान पर किया जाएगा। कहाँ पे? कीटनाशकों, रसायन आधारित कीटनाशकों के स्थान पर किया जा सकता है और किसानों को बैक्टीरियल तथा फंगल संक्रमण से फसल को बचाने में मदद कर सकता है। यह नैनो पार्टिकल्स पर्यावरण के अनुकूल है और आसानी से सड़ने योग्य है और रोगजनकों के विकास को दबाने में मदद करता है। आज का दूसरा प्रश्न, यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल के लिए किस स्थान को सेंट पीटर्सबर्ग के प्रतिस्थापन के रूप में चुना गया है? ए लंदन, बी पेरिस, सी बर्लिन, डी रोम। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पेरिस। पेरिस को सेंट पीटर्सबर्ग के प्रतिस्थापन के रूप में चुना गया है। मुख्य बिंदु हैं, रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के विरोध में यूईएफए चैंपियंस लीग 2022 के फाइनल की मेजबानी सेंट पीटर्सबर्ग से छीनकर फ्रांस के पेरिस शहर को सौंपी गई। यूफा चैंपियंस लीग 2022 का पुरुषों का फाइनल मैच 28 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस शहर में खेला जाएगा। फ्रांस ने आखिरी बार वर्ष 2006 में यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल की मेजबानी की थी, जिसमें बार्सिलोना ने आर्सेनल को पराजित किया था। तीसरा प्रश्न, किस आईआईटी कंपनी ने उभरते बाजार में क्लाइंट की सुविधा के लिए मेटावर्स फाउंड्री लॉन्च किया है? ए इन्फोसिस, बी विप्रो, सी टीसीएस, डी एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, इन्फोसिस। मुख्य बिंदु हैं इस प्रश्न से संबंधित, भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने उभरते बाजार में क्लाइंट की सुविधा के लिए मेटावर्स फाउंड्री लॉन्च किया है। यह मेटावर्स उद्यमों की खोज को आसान और उनको तेजी से ट्रैक करेगा। इन्फोसिस भारतीय आईटी सेक्टर में सबसे अधिक जॉब प्रदान करने वाली कंपनी है। इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 में पुणे में की गई थी। इसके सीईओ सलील पारेख और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। चौथा प्रश्न, यूनियन बैंक एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए नारायण राणे, बी नितिन गडकरी, सी पीयूष गोयल, डी धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, नारायण राणे। मुख्य बिंदु हैं इस प्रश्न से संबंधित, केंद्रीय सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री श्री नारायण राणे के द्वारा यूनियन बैंक एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इस रुपे क्रेडिट कार्ड को सिंधुदुर्ग में आयोजित 2 दिवसीय एमएसएमई कॉन्क्लेव में लॉन्च किया गया। यह रुपे कार्ड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से पेश किया जा रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 सीताराम पोद्दार द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसके सीईओ राज किरण राय हैं। पांचवा प्रश्न, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी सूचना मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की गई है। मेन पॉइंट्स हैं इस प्रश्न से संबंधित, शिक्षा मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद को प्रोत्साहित
करने और बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माईगोव इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। छठा प्रश्न, 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में 3 पुरस्कार किसने जीता है? ए सी डॉट, बी इसरो, सी ICMR, डी ICAR। इसका सही उत्तर है विकल्प ए सी डॉट। सी डॉट ने 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में 3 पुरस्कार जीता है। मेन पॉइंट्स हैं इस प्रश्न से संबंधित। सी डॉट ने 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में 3 श्रेणियों में पुरस्कार जीता है। सी डॉट का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। यह 3 श्रेणियां हैं: सामाजिक भलाई के लिए तकनीक, लॉकडाउन प्रबंधन में अभिनव तकनीक और कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए निवारक उपाय। सी डॉट की स्थापना अगस्त 1984 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक सैम पित्रोदा थे। इस समय वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय हैं और यह विभाग जो है सूचना मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आज का 7वां प्रश्न, D2H ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी ऋषभ पंत, डी श्रेयस अय्यर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी ऋषभ पंत। D2H ने ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड भारत की एक डायरेक्ट टू होम मनोरंजन सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी है जिसके पास D2H और डिश टीवी ब्रांड है। इसके पास 2 ब्रांड है, एक D2H है और दूसरा डिश टीवी। 8वां प्रश्न, किस प्रथम भारतीय को बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है? ए दीपक धर, बी राघवेंद्र सिंह, सी विनोद मनुचा, डी केवल प्रसाद। इसका सही उत्तर है विकल्प ए दीपक धर। दीपक धर प्रथम भारतीय बने हैं जिनको बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है। दीपक धर को उनके सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है। वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन हॉपफील्ड के साथ इस पुरस्कार को साझा करेंगे। मतलब दीपक धर और जॉन हॉपफील्ड दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के द्वारा सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में प्रति 3 वर्ष में C3 आयोग द्वारा चुने गए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। 9वां प्रश्न, किस IIT स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया है? विकल्प है ए IIT मुंबई, बी IIT मद्रास, सी IIT रुड़की, डी IIT दिल्ली। इसका सही उत्तर है विकल्प डी IIT दिल्ली। मेन पॉइंट्स हैं इस पर संबंधित। IIT दिल्ली स्टार्टअप ने नैनो क्लीन ग्लोबल ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर जिसका नाम है नासो 95 लॉन्च किया है। यह नासो 95 उपयोगकर्ता के नाक के छिद्र से चिपक जाता है और सभी प्रकार के बैक्टीरियल, फंगल, पराग, वायु प्रदूषण और वायरल संक्रमण को रोक लेता है। 10वां प्रश्न, 26 फरवरी 2022 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी छत्रपति शिवाजी, सी वीर सावरकर, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी वीर सावरकर। मुख्य बिंदु हैं, वीर सावरकर जी की 56वीं पुण्यतिथि 26 फरवरी 2022 को मनाई गई। 56वीं पुण्यतिथि 26 फरवरी 2022 को। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भागूर गांव में एक ब्राह्मण परिवार। उन्होंने 1899 में मित्र मेला नामक एक युवा संगठन की स्थापना की जो वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संघ अभिनव भारत में बदल गया।
11वां प्रश्न, अहोम नेता लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किसने किया? ए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सी मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने, डी गृह मंत्री अमित शाह ने। इसका सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। मुख्य बिंदु हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के अहोम नेता जो है लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने एक युद्ध स्मारक और जनरल लचित बोरफुकन की 150 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा की नींव रखी। 1671 की ब्रह्मपुत्र घाटी की सराय घाट लड़ाई के लिए उनकी वीरता को याद किया जाता है। आज का 12वां प्रश्न, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के संघीय अपीलीय कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ए केतन ब्राउन जैक्सन, बी सूजी ब्राउन बेट्स, सी एलिस पैरी, डी डेनियले हयात। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए केतन ब्राउन जैक्सन जो है ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। प्रमुख बिंदु हैं, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के संघीय अपीलीय कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला जज केतन ब्राउन जैक्सन बनी है। वह अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत और छठी महिला न्यायाधीश हैं। वर्ष 2013 में संघीय न्यायाधीश बनने से पहले उन्होंने अमेरिकी सजा आयोग में सेवा दी थी। 13वां प्रश्न, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? ए मीराबाई चानू, बी पूनम यादव, सी कर्णम मल्लेश्वरी, डी संजीता चानू। इसका सही उत्तर है विकल्प ए मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। मुख्य बिंदु हैं, भारतीय महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने यह स्वर्ण पदक 55 किलो भार वर्ग में जीता है। मीराबाई चानू ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता था। 14वां प्रश्न, 26 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी मनसुख मंडाविया, डी जितेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प सी मनसुख मंडाविया। मुख्य बिंदु हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 26 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। 27 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए तथा देश की जनसंख्या को पोलियो प्रतिरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यह दिवस आयोजित किया जा रहा है। 15वां प्रश्न, किस राज्य ने कृषि निर्यात नीति जारी की है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपनी नई कृषि निर्यात नीति जारी की है। मेन पॉइंट्स हैं, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कृषि निर्यात नीति जारी की है जिसके अंतर्गत 21 कृषि उत्पादों को निर्यात किया जाएगा। भारत सरकार ने दिसंबर 2018 में नई कृषि निर्यात नीति जारी की थी जिसके अंतर्गत राज्यों को अपनी कृषि निर्यात नीति जारी करने की छूट प्रदान की गई थी। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजधानी मुंबई महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई और क्षेत्रीय खंडपीठ नागपुर में स्थापित है। प्रश्न 16, चंद्रमा की सतह पर सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता किसने लगाया है? ए चंद्रयान 1, बी चंद्रयान 2, सी चंद्र लूनर, डी मार्स ऑर्बिटर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्रमा की सतह पर सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया गया। मुख्य बिंदु हैं, चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के पेलोड पर स्थित सॉफ्ट एक्सरे
स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर ने एक बड़े क्षेत्र पर सौर फोटॉन का पता लगाया है। यह सौर प्रोटॉन अंतरिक्ष में मनुष्य के लिए विकिरण का जोखिम पैदा करते हैं और कोरोनल मास इजेक्शन का भी पता लगाया, जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर भूचुंबकीय तूफान आते हैं। आज का 17वां प्रश्न, धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच किया जाएगा? ए भारत और श्रीलंका, बी भारत और जापान, सी भारत और सिंगापुर, डी भारत और इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भारत और जापान के बीच। मुख्य बिंदु है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 2022 का आयोजन किया जाएगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच भारत के कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जा रहा है। यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जो वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। 18वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ए शिमला, बी धर्मशाला, सी मंडी, डी चंबा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य का पहला जैव विविधता पार्क मंडी जिले में स्थापित किया जाएगा। मंडी जिले की भूलाह घाटी में 1 करोड़ रुपए की लागत से पहला जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। इस जैव पार्क में जड़ी बूटियों का संरक्षण केंद्र होगा, पर्यटकों के लिए मनोरंजन के लिए एक एम्फी थिएटर होगा और एक हर्बल नर्सरी पार्क भी स्थापित किया जाएगा। नदियों में नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी असम। इसका सही उत्तर है विकल्प डी असम। मुख्य बिंदु हैं, असम नदियों में नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इसे परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास के सहयोग से विकसित किया गया है। असम की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, राज्यपाल श्री जगदीश मुखी, राजधानी दिसपुर और उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए के मिशन का क्या नाम है? ए ऑपरेशन गंगा, बी ऑपरेशन जमुना, सी ऑपरेशन सरस्वती, डी ऑपरेशन ब्रह्मपुत्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के मिशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। प्रमुख बिंदु हैं, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। 26 फरवरी 2022 को ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया से 219 यात्रियों का पहला जत्था स्वदेश लौटा। 21वां प्रश्न, विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 25 फरवरी, बी 26 फरवरी, सी 27 फरवरी, डी 28 फरवरी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 27 फरवरी। प्रतिवर्ष 27 फरवरी को एनजीओ दिवस मनाया जाता है। मुख्य बिंदु हैं, प्रतिवर्ष विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन सभी गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देने और सम्मान देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 22वां प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 फरवरी को, बी 27 फरवरी को, सी 28 फरवरी को, डी 1 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 27 फरवरी। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन विश्व एनजीओ दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस भी मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी 2020 को मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को आहार में प्रोटीन की कमी के प्रति जागरूक करना और प्रोटीन युक्त पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करना है। और इसकी थीम है वर्ष 2022 के लिए फूड फ्यूचरिज्म। हम अपने अगले सेगमेंट यस्टरडेज रिवीजन के अंतर्गत कल के प्रश्नों को दोहराएंगे, उनका रिवीजन करेंगे। कल का पहला प्रश्न, मालदीव को इंडिया से जोड़ने के लिए जियो के सबसी केबल का क्या नाम रखा गया है? ए इंडिया एक्सप्रेस,
बी इंडिया एशिया एक्सप्रेस, सी तेजस एक्सप्रेस, डी जियो एक्सप्रेस। इसका सही उत्तर है विकल्प बी इंडिया एशिया एक्सप्रेस। दूसरा प्रश्न, सर्वसम्मत से अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी इजराइल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी भारत। भारत को सर्वसम्मत से अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष चुना गया है। तीसरा प्रश्न, 25 फरवरी 2022 से भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए कोलकाता, बी विशाखापट्टनम, सी चेन्नई, डी कोचीन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी विशाखापट्टनम। चौथा प्रश्न, पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को किस देश ने प्रमाणित किया है? विकल्प हैं ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। सही उत्तर है विकल्प बी कनाडा। कनाडा ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है। पांचवा प्रश्न, कर्मचारी राज्य बीमा निगम 25 फरवरी को अपनी स्थापना का कौन सा दिवस मना रहा है? ए 68वां स्थापना दिवस, बी 69वां स्थापना दिवस, सी 70वां स्थापना दिवस, डी 71वां स्थापना दिवस। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 70वां स्थापना दिवस। छठा प्रश्न, महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ए ओम्बड्स पर्सन ऐप, बी नरेगा ऐप, सी महात्मा गांधी नरेगा ऐप, डी एमजी नरेगा ऐप। इसका सही उत्तर है विकल्प ए ओम्बड्स पर्सन ऐप। सातवां प्रश्न, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? ए रवीश तिवारी, बी मिथिलेश तिवारी, सी मनोज तिवारी, डी पंकज त्रिपाठी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी मिथिलेश तिवारी। आठवां प्रश्न, भारतीय नौसेना और किस संस्था के बीच म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर समझौता हुआ है? ए डीआरडीओ, बी एचएएल, सी बीएचईएल, डी इसरो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी एचएएल। नौवां प्रश्न, अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान भारत को कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त हुआ? ए 60.3 बिलियन डॉलर, बी 62.5 बिलियन डॉलर, सी 65.7 बिलियन डॉलर, डी 67.5 बिलियन डॉलर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए 60.3 बिलियन डॉलर। और 10वां और अंतिम प्रश्न, 25-26 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम का आयोजन किस राज्य में किया गया? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है विकल्प बी कर्नाटक। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कल के जिनका रिवीजन किया हमने। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ ही शेयर करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।